नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एक और नई वीडियो में। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं जेजी केमिकल्स के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी को लेके कि इस आईपीओ में हमें लिस्टिंग डे के दिन कैसी स्ट्रेटजी बनाना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी हम इस आईपीओ से अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सके। तो दोस्तों ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स जो आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले कंसीडर करना चाहिए और साथ ही साथ कुछ बेस्ट स्ट्रेटजी जो आपको लिस्टिंग डे पे फॉलो करनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, नहीं तो हो सकता है कि अगली बार से हमारी वीडियो आप तक पहुंचे ही ना और आप एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो को मिस कर दें। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इसके अलॉटमेंट और इसके लिस्टिंग डेट के बारे में। तो दोस्तों इसका अलॉटमेंट पहले ही केफ इंटेक वेबसाइट पे आ चुका है। आई होप कि आप सबने अपना अलॉटमेंट चेक कर लिया होगा, लेकिन अगर आप लोग अभी तक अपना अलॉटमेंट चेक नहीं किए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग अपना अलॉटमेंट वहां से जाके चेक कर सकते हैं। और कौन कौन इस आईपीओ में अप्लाई किया था और किसको किसको इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं अब अगर इसके लिस्टिंग डेट के बारे में देखा जाए तो इसका लिस्टिंग डेट हमें 13 मार्च को देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों चलिए अब हम इसके कोटा और कुछ सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए रिटेल को इसमें 35% का कोटा दिया गया था, यानी रिटेल को तो इसमें अच्छा खासा पैसा बनाने का मौका दिया गया था। उस हिसाब से अगर हम इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखते हैं तो क्यूआईबी की तरफ से लगभग 32 गुना, एनआईआई की तरफ से लगभग 48 गुना और रिटेल की तरफ से लगभग 18 गुना के आसपास सब्सक्राइब किया गया था। यानी टोटल इस आईपीओ को लगभग 28 गुना के आसपास सब्सक्रिप्शन मिला हुआ था। यानी ये फुल्ली सब्सक्राइब तो हो गया था पर दूसरे आईपीओ के मुकाबले ये कम सब्सक्राइब हुआ था, इसी कारण इसके ग्रे मार्केट में भी ज़्यादा डिमांड नहीं चल रहा है। वहीं अब अगर इसके अलॉटमेंट चांस देखा जाए तो इसका अलॉटमेंट 17 लोगों में से किन्हीं एक को मिला होगा, यानी इसका अलॉटमेंट चांस लगभग 6% के आसपास है, यानी 100 लोगों में से किन्हीं 6 लोग को ये आईपीओ मिला होगा। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि ग्रे मार्केट में इस आईपीओ का कैसा डिमांड है ताकि हमें अपना लिस्टिंग गेन का अनुमान लग सके। लेकिन उससे पहले अगर एक बार हम इसके प्राइसमेंट पर नजर डालते हैं तो इसका प्राइसमेंट 210 रुपए से लेकर 221 रुपए के बीच में रखा गया था। अगर इस हिसाब से हम इसका मार्केट में जीएमपी देखते हैं तो ग्रे मार्केट में इसका 10 से 15% का डिमांड चल रहा है। अगर 15% के हिसाब से भी देखते हैं तो पर शेयर पे हमें 33 रुपए का प्रॉफिट बता रहा है, 67 शेयर का लॉट है, उस हिसाब से लगभग हमें 2200 के आसपास प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। यानी इसको तो हम उतना अच्छा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ लॉस में लिस्ट ना होते हुए भी अगर प्रॉफिट में लिस्ट होता है तो ये अच्छा बात है इस आईपीओ के लिए। तो अगर 10 से 15% के प्रीमियम पर अंदाजन इसका हम लिस्टिंग प्राइस निकालते हैं तो ये हमें 240 से 250 रुपए के बीच में कहीं लिस्ट होते हुए नजर आएगी। तो ये तो हो गए इसके जीएमपी की बात। तो यहाँ तक तो हम देख लिए कि ग्रे मार्केट में इसका उतना अच्छा डिमांड नहीं है और इतना कम जीएमपी पे हमें बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए, इसीलिए लिस्टिंग डे के दिन हमें कोई फुल प्रूफ स्ट्रेटजी लेके चलना चाहिए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि लिस्टिंग डे के दिन हमें इसमें कैसी स्ट्रेटजी बनाना चाहिए। तो दोस्तों इन स्ट्रेटजी में हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये आईपीओ लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म कर सकता है ताकि इस आईपीओ में उनको भी प्रॉफिट हो सके जिनको कि इसका अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है। तो लॉन्ग टर्म के लिए हम कंपनी कुछ स्ट्रेंथ एंड कंपनी कुछ रिस्क के बारे में बात करेंगे। तो अगर सबसे पहले इसके रिस्क के बारे में देखा जाए तो कंपनी का 99% बिजनेस जिंक ऑक्साइड पे डिपेंड है। अगर जिंक ऑक्साइड का डिमांड में कोई कमी आता है तो इसका इम्पैक्ट हमें कंपनी के रेवेन्यू और कंपनी के प्रॉफिट पे देखने को मिल सकता है। वहीं कंपनी का 75% से ऊपर का रेवेन्यू इसके टॉप 10 कस्टमर से ही आता है। अगर कंपनी इनमें से कोई कस्टमर को लूज करता है या कोई कस्टमर ऑर्डर देना बंद किया तो इसका इम्पैक्ट भी सीधा कंपनी के बिजनेस पे पड़ सकता है। तो चलिए वहीं अब इसके कुछ स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। तो कंपनी फंडामेंटल वाइज तो ठीक है क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा ग्रो हो रहा है। वहीं कंपनी सस्ती वैल्यूएशन पे भी मार्केट में आ रही है क्योंकि कंपनी 20 के पीई पे मार्केट में आ रही है जबकि इसका इंडस्ट्री पीई 30 का है। वहीं कंपनी 80 प्रकार के जिंक ऑक्साइड बनाती है जिसका यूज अलग अलग इंडस्ट्री में होता है जैसे सिरामिक, पेंट्स, फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक, बैटरीज, फर्टिलाइजर इत्यादि। वहीं अगर कंपनी के पीर को एनालाइज करते हुए इसका फ्यूचर देखते हैं तो NOCIL एक साल में लगभग 15% का रिटर्न और यसो इंडस्ट्री एक साल में कोई रिटर्न नहीं दिया है। यानी इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये सेक्टर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है, वो भी कम से कम 3 से 5 साल तक, फिर जाके आपको अच्छा रिटर्न मिल पाएगा। तो दोस्तों जेजी केमिकल्स के इन स्ट्रेंथ और वीकनेस को ध्यान में रखते हुए आपको अपना लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना चाहिए क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ रिस्क होता है, लेकिन सही प्लानिंग और रिसर्च से इस रिस्क को भी मैनेज किया जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं उनके लिए जिनको कि इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है वो इसमें क्या करे, वो इसे होल्ड करे या इसे सेल करके निकल जाए।
तो दोस्तों अगर आप केवल लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको जो भी लिस्टिंग गेन मिल रहा है आप उससे लेके एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आईपीओ में बस लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करते हैं। तो उस कैटेगरी में अगर आप भी आते हैं तो आप बिल्कुल इससे लिस्टिंग गेन लेके निकल सकते हैं। पर वहीं कोई इन्वेस्टर इस कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ देखते हुए इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो इसमें पार्शियल होल्डिंग कर सकते हैं, यानी उनके पास जितना भी शेयर है उनमें से वो हाफ शेयर को रख सकते हैं और हाफ शेयर को सेल कर सकते हैं। यानी उनको रिस्क भी लेना है तो उनको अपने हाफ ही कैपिटल पे रिस्क लेना चाहिए, और अगर इसके बाद भी कोई अपने फुल कैपिटल पे रिस्क लेना चाहते हैं तो वो बिल्कुल अपना एनालिसिस करके इसमें जा सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। पर दोस्तों अगर आपको उसी दिन बेचना है तो आपको एकदम से और एक बार में पूरा शेयर को सेल नहीं करना है। अगर पूरा मार्केट ओवरऑल और पॉजिटिव में रहा तो इसमें हमें 10 से 15 मिनट का वेट करके ही अपना सेल डिसीजन लेना चाहिए, और अगर मार्केट निगेटिव में रहा तो इससे हमें जल्द से जल्द निकल जाना चाहिए। तो आप लोग कुछ ऐसा स्ट्रेटजी बना सकते हैं इस आईपीओ को लेके। तो दोस्तों जेजी केमिकल्स के आईपीओ पर हमारी आज की डिस्कशन यहीं पे खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको लिस्टिंग डे पे क्या करना है इसका एक क्लियर पिक्चर मिल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहे। और दोस्तों याद रहे, स्मार्ट इन्वेस्टिंग ही आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेस दिलाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टिंग।